जय हिंद प्यारे साथियों, मैं मनीष कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं इस मास्क विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता था कि हम पॉलिटी का प्रोपोर्शन कवर करवा रहे थे, जिसमें कि हम 1947 के अधिनियम तक खत्म कर दिए थे और जो बचा था संविधान का निर्माण भी हम 1946 कैबिनेट मिशन खत्म कर दिए थे और बचा था कि प्रस्तावना। प्रस्तावना समझने से पहले कि ये समझ लो कि प्रस्तावना होता क्या है। जब हम संविधान बना करके दे दिए आप लोग को, राजनेता लोग का कहना था, कुछ राजनेता लोग का कहना, सभी का कहना, जब हम संविधान बना करके आपको दे ही दिए तो फिर प्रस्तावना की जरूरत क्यों पड़ी? आखिरकार क्या जरूरत पड़ी कि हमको प्रस्तावना फिर देना पड़ा? प्रस्तावना क्या होता है? प्रस्तावना सिर्फ संविधान के बारे में ही नहीं होता। प्रस्तावना आप किसी भी ऐसे बड़े एक्ट ले लीजिए जिसमें आप दीजिए तो उसमें प्रस्तावना देना पड़ता है। देना कंपल्सरी नहीं होता, हालांकि संक्षिप्त में संविधान प्रस्तावना कहलाता है। प्रस्तावना का फॉर्मूला ये होता है कि किसी भी बड़े संविधान या किसी भी बड़े ऐसे दस्तावेज को संक्षेप में लिखना ही प्रस्तावना कहलाता है। प्रस्तावना का बस इतना ही है कि संक्षेप में लिखा हुआ ये जो हमारा प्रस्तावना दिया गया ये शुद्ध संविधान है। इसको अगर पूरा समझाना, ये बस इतना लिखा हुआ इतना ही नहीं, इसमें हर एक शब्द की अलग परिभाषा है, हर एक शब्द की परिभाषा है एक बोर्ड के बराबर। आपको समझने में कम से कम 1 घंटा लग जाएगा कि ये है क्या। आप मेरे साथ रिपीट कीजिएगा कि हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व। अब यहाँ पे एक भाषा आती है कि संपूर्ण प्रभुत्व क्या होता है। संपूर्ण प्रभुत्व एक ऐसा भाषा है कि इसमें कहा जाता है कि हमारे जो भारत के अंदर के जितने भी राज्य या लोग आएंगे, संपूर्ण प्रभुत्व समान होंगे। संपन्न समाजवादी। अब समाजवादी क्या होता है? समाजवादी, आप भाषा समझ रहे होंगे कि समाज के बारे में बता रहा होगा, समाजवादी कहलाएगा। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि समाजवादी है, ठीक है, समाज के बारे में बता, लेकिन क्या बता रहा होगा? समाजवादी यही कहता है कि समाज में हर एक नागरिक को बराबर रहना पड़ेगा। अगर आप राशन लाने जाते हैं राशन के दुकान पर, जो आपको 5 किलो राशन दिया जाता है वो किसके अंतर्गत दिया जाता है? यही समाजवादी के अंतर्गत। समाज में हर एक वर्ग को अपने अनुसार बराबर में बांटा जाता है कि आप किसी पर जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। लेकिन आपने कभी सोचा है कि ऐसा होता है? आप एक नॉर्मली क्वेश्चन हमसे पूछेगा कि सर ठीक है ना, संविधान में लिख दिए कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, क्या लोकतंत्र है सही में? अब अगर नहीं है तो क्या ये हमारे राजनेता की गलती है? नहीं, कभी नहीं। समाजवादी का मतलब यही होता है कि समाज में हर एक वर्ग को समान दिखाना। ये नहीं कि किसी को छोटा दिखाया, अरे ये वो छोटे कास्ट का है, ये चमार है तो इसको नीचा दिखाओ, ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है तो इसको ऊपर दिखाओ। ऋग्वेद के 10वें मंडल में जरूर लिखा गया है कि पुरुष सूक्त के आधार पर 4 लोगों को 4 वर्ग में बांटा गया है, जिनको कर्म के आधार पर बांटा गया था। लेकिन वही लोग बाद में फिर बोले कि नहीं, हम बड़े लोग हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ये लोग समझते हैं कि हम बड़े लोग हैं। लेकिन धीरे धीरे इन सब का भी अंत होता है। इतना बाबू जान लो कि कोई भी बड़ी चीज, जो बड़ी गलती होती है, उसका धीरे धीरे अंत हो जाता है। अगर इंडिया पे 257 साल तक ब्रिटिश सरकार ने अगर राज किया तो वो भी एक दिन चले गए, किसी न किसी कारण वजह से या किसी भी कारण से चले गए। समाजवादी के अंतर्गत यही आता है। पंथ निरपेक्ष क्या होता है? पंथ निरपेक्ष मीन्स हम बराबर धर्म को मानने वाले, मतलब हम सभी धर्म को, किसी को न नीचा दिखाएंगे, किसी को न बड़ा दिखाएंगे। धर्म के अंतर्गत नहीं, मतलब सिर्फ बहुत सारी चीज के अंतर्गत कि हम किसी को बड़ा, छोटा या बराबर नहीं दिखा सकते। अब उसके पास कुछ ज्यादा पैसा, कुछ कम पैसा, अरे यार मेरे पास ज्यादा पैसा, ऐसे थोड़ी होता है। पंथ निरपेक्ष। लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या होता है कि जनता का शासन। लोकतंत्र में जनता, लोकतंत्र के बाद देखना एक भाषा आया गणराज। लोकतंत्र जो है वो गणराज से अटैच है। लोकतंत्र होता है कि अब्राहम लिंकन ने कहा था एक बार कि जनता के लिए, जनता द्वारा शासन ही लोकतंत्र है। और गणराज का मतलब होता है कि अगर लोकतंत्र है तो गणराज का होना कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि अभी हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, मान ली तो उनका शादी नहीं हुआ है, अगर उनका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है जो राष्ट्रपति हैं, अगर वो बोली कि अगर हम राष्ट्रपति है तो मेरा पोता या पोती वही राष्ट्रपति बनेगा, ऐसा थोड़ी होता है। गणराज का कहने का मतलब वही है कि आप किसी भी
क्षेत्र में अगर हम खुद उस पोस्ट पर हैं तो हमारा बेटा बेटी उस पे पोस्ट पे नहीं हुआ। अगर उसके पास अवसर है, उसके पास स्वतंत्रता है, उसके पास पढ़ने की काबिलियत है, तो आप जाइए। लोकतंत्र कहता है किसको है? इसी को तो लोकतंत्र कहते हैं। गणराज्य उसी का है। सपोर्ट बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों, समस्त नागरिक के मतलब ये नहीं है कि समस्त नागरिक किसी पंचायत के अंतर्गत, समस्त नागरिक के मतलब मेरे भारत के अंदर आने वाले जितने भी सारे नागरिक है वो समस्त नागरिक के अंतर्गत आते हैं। को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, न्याय जो 3 प्रकार की यहाँ दिया गया है, ये न्याय क्या है? सामाजिक न्याय क्या है? सामाजिक न्याय ये है कि हम अपने समाज में किसी को ये नहीं बोल सकते कि पंचायत, मान लेते हैं कि तो आपका कुछ हो गया, पंचायत लगा, तो वो गरीब है तैयार, सारे अमीर लोग मिल करके उसको मार देते हैं, इसका या उसका धर्म नष्ट कर देते हैं। समाज आर्थिक क्या होता है? आर्थिक रूप से मीन्स पैसे के बारे में। आर्थिक रूप से ये नहीं कह सकते कि पैसे उसके पास कम है, मेरे पास बहुत ज्यादा है सर, तो उसको छोड़ देते हैं। या मतलब ये कहा जाता है कि आर्थिक रूप के अंतर्गत यही आता है कि हम सभी को बराबर कैटेगराइज करेंगे। अगर हमसे नहीं होता समाज के अंदर तो सरकार उसके लिए लाती है। आरक्षण क्यों लाया गया था? इसी कारण लाया गया था कि कुछ ऐसे धर्म है जिसको ऊपर से, मतलब बहुत पीछे, बहुत पहले से उनको नीचे रखा गया है। और राजनीतिक न्याय के अंतर्गत क्या होता है कि मान लो आपके के पास पैसा है, आप मर्डर कर दिए, उठे मर्डर कर दिए। आपके पास पैसा है, अपार पैसा है, आप वकील को लाए, ठीक है मेरे पास वकील है, मेरे तरफ से वकील लड़ रहा है। लेकिन अगर ओपोजिशन वाले के पास अगर पैसा नहीं है तो क्या उनके पास राजनीतिक न्याय मिल पाएगी? मेरा सिर्फ एक ही कहना, हाँ जरूर मिलेगी। हमारे संविधान बना किस लिए? इसीलिए तो बना कि राजनीतिक न्याय सारे को मिले, उनको एक फ्री लॉ, एक फ्री कानूनी सहायता दी जाएगी। राजनीतिक न्याय, विचार क्या होता है कि मीन्स आप विचार में समझ लो कि छोटा सा सिंपल सी विचार ही होता है। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि विचार बोल दिए तो विचार आया तो विचार ही है। विचार का मतलब होता है कि आपके माइंड में जो भी थॉट आता है, या वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो विचार के अंतर्गत। लेकिन विचार की जस्ट नॉट अभिव्यक्ति लिखा गया है। सर अभिव्यक्ति का क्या अर्थ होता है? अभिव्यक्ति विचार सोचने पल से तो थोड़ी हो जाएगा कि हम सोच लिए मन में, हाँ हमको अमीर बनना है, सोच लिया अब अमीर बन के, ऐसे थोड़ी होता है। अभिव्यक्ति उसी का उल्टा है। क्या अगर आप कुछ सोचते हैं तो उसको आप कहाँ प्रदर्शित करेंगे, किसके सामने आप पेश करेंगे? ये होता है अभिव्यक्ति, किसी के सामने अपने विचार को प्रकट करना। विश्वास, आपको अगर विश्वास क्या होता है? सो मान लो कि आपके गांव में एक एमएलए थे जो 5 साल पहले आए थे, जो प्रेजेंट में थे, वो अच्छा काम किए, तो जितने भी गांव के लोग थे वो बोले कि नहीं ये एमएलए जो है उसको हम अच्छा मानते हैं। सेकेंड एमएलए जो इलेक्टेड हुए, अगर वो जीत करके आए, अगर वो अच्छा काम नहीं किए और वो हमको 5 लाख रुपया दे देते हैं कि मनीष जी आप 5 लाख रुपया रखिए और बोलिए कि हम अच्छे आदमी हैं, तो हम तो बोल देंगे कि हम अच्छे आदमी हैं। वो विश्वास होती है कि हमको विश्वास है कि अगर ये एमएलए काम करता है तो ठीक है, हमको विश्वास है कि हाँ यही एमएलए काम करता है। लेकिन अपोजिशन वाले को थोड़ी है कि ये एमएलए काम करता है, उसको तो साफ दिखाई देगा कि ये रोड नहीं बना है, नाला नहीं बना है, सड़क नहीं बना है, सारी चीज जाम पड़े हुए हैं। तो विश्वास है कि हम किसी धर्म को, किसी भी नेता को राजनीतिक मामले में मान सकते हैं, यही विश्वास। धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता क्या होती है कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं। अब ऐसे नहीं कि हम हिंदू धर्म में जन्म लिए तो हिंदू धर्म ही बन के रहेंगे। अगर आपको मन है तो आप मुस्लिम धर्म भी बन सकते हैं, जैन धर्म भी बन सकते हैं, बौद्ध धर्म भी बन सकते हैं। आपको मानने का पूरी तरह से अधिकार दिया गया है कि आपका अगर लगता है कि हमको इस धर्म में विश्वास नहीं है तो हम किसी और धर्म में एग्जिस्ट हो जाते हैं, अगर आपका मन है तो। अगर आपका नहीं मन है कि हम किसी भी धर्म को नहीं मानेंगे, इसका भी अधिकार हमारे प्रस्तावना के अंतर्गत संविधान में दिया गया है कि आप किसी भी धर्म को नहीं मानिए।
उपासना की स्वतंत्रता। उपासना की स्वतंत्रता क्या होती है? उपासना मीन्स समझ जाओ कि हिंदू में पूजा पाठ होती है, जैसे छठ पर्व हुआ। छठ पर्व होता है तो लोग अपने नदी तालाब या कहीं, कितने लोग तो द्वार पे ही अपने करते हैं, तो हिंदू धर्म का पूजा हुआ कि उपासना। मुस्लिम का क्या होता है, वो लोग नमाज पढ़ने जाते हैं मस्जिद, तो वो लोग का वहां की स्वतंत्रता हुई। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उठे उठे और नमाज पढ़ने के लिए रोड पे बैठ गए, किसी हाईवे पे गए बैठ गए। अब आपको अगर स्वतंत्रता दी गई है उपासना की स्वतंत्रता के अंदर कि आप पूजा पाठ कहीं भी कर सकते हैं, आपका जो अधिकार आप कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एनएच पे बैठ जाते हैं, आप हाईवे पे बैठ जाते हैं, तो किसी अगला आदमी का तो उसका अधिकार निलंबित होगा। अगर किसी को कहीं जाना है इमरजेंसी केस, आप वहां पे 5 आदमी गए नमाज पढ़ने लगे तो रोड तो जाम हो जाएगा, फिर वो लोग वहां से कैसे जाएंगे? आर्टिकल 13 यही कहता है कि अल्पीकरण का सिद्धांत, आप अपने फायदे के लिए किसी और को घटा नहीं कर सकते। यही बात है उपासना की स्वतंत्रता। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। प्रतिष्ठा मीन्स आप जाति धर्म लिंग के आधार पर आप सभी को ये नहीं कर सकते कि तुम लड़का हो तुम लड़की हो, तुमको इस नजरिए से हम देखेंगे, तुमको इस नजरिए से देखेंगे, ऐसा नहीं होता। सेकंड है अवसर की समानता। अवसर क्या होती है कि वही, मान लो कि हमारे पास क्षमता है कि हम यूपीएससी का एग्जाम देंगे और हम आईएएस रैंक का अधिकारी बन जाएंगे, मेरे पास अवसर है तब तो। और अवसर की समानता सरकार को देने का अधिकार है कि सारे लोग को समान अवसर मिले। अगर सभी को समान अवसर देना है तो फिर हमको आप एक जनरल सा क्वेश्चन बताइए, अगर सबको समान अवसर मिल जाता है तो फिर जो वैकेंसी आती है उस पर कैटेगरी वाइज क्यों रहते हैं कि एससी का इतना पोस्ट है, ओबीसी का इतना पोस्ट है, एसटी का इतना पोस्ट है, क्यों रहता है? वो हम पहले बोल रहे इसलिए रहता है ताकि कितना ऐसे धर्म है, कितने ऐसे लोग हैं जिनको बहुत सारे पिछले समय से उनको दबा के रखा गया, उन्हीं को नीचा से ऊंचे उठाने के लिए उन लोगों के लिए अवसर की समानता है प्राप्त करने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा। गरिमा क्या मतलब कि गरिमा अब किसी को राह चलते उसका अधिकार है, आप किसी राह चलते को गाली तो नहीं दे सकते, आप गाली दे दिए तो 4 लपड़ घिस देगा वहीं पे। व्यक्ति की गरिमा यही होता है कि आप किसी गरिमा को ठेस नहीं पहुंचा सकते। और राष्ट्र की एकता, राष्ट्रीय एकता मतलब पांचों पांडव भाई जैसे, राष्ट्रीय एकता मतलब पूरे देश इंडिया में जितने भी लोग हैं सारे एक जैसे रहे। अखंडता सुनिश्चित करने वाली, बंधुता बनाने के, बंधुता मीन्स भाईचारा बनाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर, यानी जितने भी संविधान सभा में लोग एग्जिट हुए थे, मीन्स सभी लोग सामने आए थे, सभी लोग एक साथ थे, वो सारे लोग कहते हैं कि हम सभी एक दृढ़ संकल्प होकर के इस संविधान सभा को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को आत्मसमर्पित या अंगीकृत या अधिनियम करते हैं। मीन्स इस दिन से ये एक्ट चालू हो जाएगा, सारे लोग को ये मानना पड़ेगा। लेकिन क्या अगर इतना संविधान सभा में दिया गया तो इतना लोग मानते हैं? 15 अगस्त होता है, 16 अगस्त के दिन देखता है कि झंडा का जितना भी फोटो होता है, जितना भी मेरा तिरंगा होता है रोड पे रहता है, कोई कीचड़ में रहता है। लेकिन वो मेरा मौलिक कर्तव्य में दिया गया है कि आप अपने तिरंगे का सम्मान करेंगे। लेकिन अगर कुछ लोग ऐसे हो गए तो क्या हम सारे लोग ऐसे हो जाएंगे? नहीं, कभी नहीं। तो इसमें इतना तो हम आपको डिटेल में पढ़ा दिए, यही संक्षेप हुआ संविधान का। बस मान लो कि यही संक्षेप हुआ। अब इसमें कुछ ऐसे भाषा है जो आपको नहीं समझ में आएगी, जैसे संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य, ये ठीक है सर आप बता दिए, अभी समझ लिए, लेकिन इनको लिखाना भी तो पड़ेगा। तो बिल्कुल हम आपको लिखाएंगे, और अभी लिखाएंगे, आप कॉपी पे नोट कीजिएगा। अभी से आधा घंटा चुपचाप मेरे साथ पढ़ते रहे। एक मिनट पहले इसमें से वर्ड छांट लो।
हालांकि हमको याद है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व समाज संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य, लेकिन बार बार पढ़ने में वो वर्ड, फिर एक वर्ड के लाने के लिए हमको याद करना पड़ेगा इतना। हम वर्ड को एक साइड लिख लेते हैं कि क्या है। पहला वर्ड है इसमें समाजवादी, दूसरा वर्ड है इसमें पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य, इसमें न्याय। एक चीज आप गौर करिएगा कि इसमें न्याय कितने तरह की बात की गई है। तो आप बोलेंगे सर 3 प्रकार की न्याय बात की गई, जो एक सामाजिक तरह से न्याय होगी, एक आर्थिक रूप से न्याय और एक राजनीतिक न्याय। न्याय के अंतर्गत 3 चीज आती है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और इसमें स्वतंत्रता कितने प्रकार की, 5 प्रकार के हमको स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो ये पांचों हम डिटेल में जब हम फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ाएंगे कि मेरे पास स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, कि अगर हम आप हिंदू धर्म में टिकी रखता है तो उसका अधिकार किसके अंतर्गत है, मुस्लिम टिकी नहीं रखता है तो उसको किसके अंतर्गत अधिकार है। ये सारी चीज हम पढ़ाएंगे। और इसमें 5 प्रकार की समानता का अधिकार है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। पांच प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, गरिमा कुछ चीज नहीं, गरिमा अपने अंदर बनाए रखिए, गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बनाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा को आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हम आत्मसमर्पित या अधिनियम या अंगीकृत करते हैं। तो अब ये तो हम आपको संक्षेप में बता दें कि यही जो प्रस्तावना है यही मेरा संविधान है। अब डिटेल में पढ़ेंगे कि सर आप पढ़ा दिए हमको लेकिन इसको लिखाया कौन, हम लिखा रहे हैं। एक चीज आप हमको बताइए, क्या प्रस्तावना में संशोधित किया जा सकता है, हाँ या ना? अगर किया जा सकता है तो क्यों, अगर नहीं किया जा सकता तो क्यों? हम पढ़ेंगे लेकिन डिटेल में पढ़ेंगे होता क्या है। प्रस्तावना ये थोड़ी याद कर लिया हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, ये पूरा याद कर लिए हो गया प्रस्तावना, ऐसे थोड़ी होता है। प्रस्तावना पहले बता दी कि प्रस्तावना इसलिए लाया गया था ताकि संविधान को संक्षेप में बताने के लिए प्रस्तावना था। तो हम क्यों ना इसी को डिटेल में पढ़ ले ताकि हमको संविधान ही याद हो जाए पूरा। पहला शब्द था, एक चीज नहीं लिखी कि संपूर्ण और प्रभुत्व, संपूर्ण और प्रभुत्व। आप इस दोनों शब्द का हमको मीनिंग समझिए, संपूर्ण और प्रभुत्व होता क्या है। संपूर्ण प्रभुत्व वो चीज होता है कि आप अपने जैसे घर में रह रहे हैं, आपके पिताजी हैं, आपके पिताजी को इतना तो अधिकार जरूर होगा कि वो कोई भी बाहरी मामले या घर के मामले में खुद से अधिकार ले सकते हैं या खुद ऑर्डर फॉलो कर सकते हैं।
इतना अधिकार जरूर होगा। वही यहाँ कहा जाता है संपूर्ण प्रभुता के अंतर्गत कि किसी भी राज्य या राष्ट्र को इतना अधिकार जरूर है कि विदेशी मामलों या राज्यों के अंतर्गत मामले में वो अपना अधिकार खुद ले सकता है, इसके लिए वो बाध्य नहीं है। यहां लिखिएगा कि किसी भी राजनीतिक, विदेशी या राजनीतिक मामले में अपना अधिकार राष्ट्र खुद ले सकता है। पहला का भाषा यही हुआ कि हम संक्षेप में पहले बताए, अब डिटेल में पढ़िए कि क्या होता है संपूर्ण प्रभुत्व। सेकेंड नंबर क्या है कि पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष क्या होता है? पंथ मीन्स रास्ता, पथ मीन्स पंथ मीन्स काज। निरपेक्ष का मतलब होता है कि आप उसके अधिकार के अंतर्गत आप किसी को ये नहीं बोलेगा कि हम अगर हिंदू हैं तो तुम भी हिंदू बनो, ऐसा आप कभी नहीं बोल सकते किसी को। तुम ब्राह्मण हो तो हम भी ब्राह्मण बनते हैं, या तुम वैश्य हो तो हम भी वैश्य बनते हैं। पंथ निरपेक्ष में ये होता है कि आप किसी भी धर्म, तीसरा आता है एक शब्द की लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या होता है? अब्राहम लिंकन ने कहा था कि जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। आपसे हम एक छोटा क्वेश्चन पूछते हैं, क्या भारत में अगर लोकतंत्र है, भारत अगर लोकतांत्रिक गणराज्य है, तो क्या भारत में लोकतंत्र फॉलो होता है? आप बोलिएगा जी सर, जो कि वाकई में होता है। अब किसी ऐसे पद हुआ जो लोकतंत्र के दायरे में नहीं आता है। लोकतंत्र के दायरे में वही चीज आएंगे ना जिसके अंतर्गत जनता आपको चुन करके या वोट दे करके वहां जाएगी। बिल्कुल, लेकिन लोकतंत्र क्या था कि डायरेक्ट इसमें लिख लो कि जनता का शासन। जनता का शासन लोकतंत्र। क्या जनता का शासन लोकतंत्र अगर इसमें लिख दिए तो क्या सर जनता का शासन है? सर एमएलए 5 साल में एक बार आता है वोट मांगने के लिए, 5 साल के बाद वो नेक्स्ट इलेक्शन में हमको मिलता है, लेकिन कम से कम वो 5 साल के बाद तो आपसे मिलने जाता है। अगर आपकी सरकार है तब तो मान लीजिए अगर आपके साथ सरकार नहीं रहती, राजतंत्र रहती, उत्तर कोरिया जैसे, तो आपके पास तो वो भी नहीं शक्ति था कि आप उसके पास जाते या नेता आपके पास आते। अगर कोई एमएलए, कोई विधायक, कोई सांसद आपके पास 5 साल में आता है तो आप इसको लोकतंत्र ही मानिए। आप 5 साल के बाद उसको हटा सकते हैं, आपके पास इतना तो जरूर अधिकार है। बोलोगी बिल्कुल सर। तो लोकतंत्र जनता का शासन हुआ। उसके बाद आता है गणराज। हमारे संविधान में गणराज को पहले नहीं लिखा गया, लोकतंत्र को पहले लिखा गया। हमारे राजनेता लोग इतने पढ़े लिखे थे, अगर 299 सदस्य भाग लिए थे संविधान में, तो सिर्फ उसमें एक ही पढ़े लिखे नहीं थे जो इंग्लिश नहीं जानते थे। पढ़े लिखे थे लेकिन इंग्लिश नहीं जानते थे। हमारे संविधान में 2 लोग ऐसे भी थे जो संविधान में भाग नहीं लिए थे, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना। आपने कभी इस पे गौर किया कि क्यों भाग नहीं लिए थे? क्यों? क्योंकि वो बोले थे कि तुम लोग करो, हम हैं यहां। अगर प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त होने वाला अगर कोई दावेदार था
तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री का पद क्यों दिया गया? आपने कभी इस पर विचार किया? इसलिए दिया गया कि क्योंकि उस वक्त बोला गया था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल तो सरदार वल्लभ भाई पटेल सरदार है हमारे, वो सारी चीज को देख लेंगे। लेकिन उनको एक पद दे करके उसको सीमांत तो नहीं कीजिए। अगर आपको आज ही की डेट में अगर आईएएस अधिकारी बना दिया जाता है तो आप उस जिले के मालिक हो जाते हैं, जो आप उसी के अंदर में दायरे में काम करिएगा। तो इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोला है क्या कि हम आप सरदार हैं, आप सारी चीज देखिए, हम आपको प्रधानमंत्री का पद नहीं देंगे। महात्मा गांधी जी ने बोले थे मेरा तो सरदार है, राजनेता सरदार है, हम उनको प्रधानमंत्री का पद क्यों नियुक्त करेंगे? वो इधर उधर ही रहेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू देखेंगे। यही होता है। गणराज्य का मतलब क्या होता है कि कोई भी गणराज्य में ऑपोजिट सुन लो कि राजतंत्र, कोई भी नेता का बेटा बेटी पोता पोती वो नहीं बोलेगा कि हम आज प्रधानमंत्री है, भले आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हुए नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रपति हुए द्रौपदी मुर्मू, क्या प्रधानमंत्री बोलते पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में ही स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इज पंडित जवाहरलाल नेहरू। देन पंडित जवाहरलाल नेहरू इज, अगर वो बोलते कि हम इतना काम किए हैं अपने देश के लिए, मेरा बेटा ही अगला प्रधानमंत्री होना चाहिए, अगर ऐसा ही फॉलो होता तो फिर क्यों हमारे देश में संविधान को लागू करने की जरूरत पड़ती? गणराज्य यही कहता है कि बेटा का बेटा अधिकारी नहीं होगा। आपके पास अवसर है, आपके पास आयोग है, आपके पास क्षमता है, तो आप लड़िए, आप जाइए। आपको लोकतंत्र में लड़ना है, आप विधायक बनिए, एमएलए बनिए, एमपी बनिए, एमएलसी बनिए, आप केंद्र में काम करिए। अगर आपके पास क्षमता है, आप पढ़ाई कीजिए, कोई भी ऐसे आयोग को परीक्षा दीजिए और सिलेक्ट होकर के आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, आईएफएस जो भी पर नियुक्त होना उस पर नियुक्त होइए। गणराज्य का कहने का ये मतलब है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। हमारा देश गणराज्य होना चाहिए। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। अब ये चार चीज तो हम आपको समझा दें कि संपूर्ण प्रभुत्व, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र और गणराज्य। तीसरा हमारे संविधान में लागू किया कि हमारे संविधान न्याय 3 प्रकार के हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 3 न्याय को फॉलो किया गया था। तीनों न्याय को बारी बारी से समझते हैं कि तीनों न्याय है क्या। हेडिंग डालना, न्याय 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सामाजिक। सामाजिक न्याय क्या होता है कि जैसे हमने आपको समझाया कि आप उस समाज में रह रहे हैं जहां सिर्फ आपके धर्म के और किसी भी अन्य धर्म के लोग, मीन्स ये नहीं है कि उस तबके के लोग ही रह रहे हैं। अब ब्राह्मण का वहां पे अगर क्षेत्र है तो वहां पे सिर्फ ब्राह्मण नहीं रह रहे हैं, वहां पे मुस्लिम भी रह रहे हैं, हिंदू भी रह रहे हैं, ब्राह्मण भी रह रहे हैं, क्षत्रिय भी रह रहे हैं, वैश्य भी रह रहे हैं। सामाजिक न्याय के अंतर्गत यही आता है कि आप जो क्षेत्र में रह रहे हैं ना, उसके अंतर्गत सभी को बराबर मानिए। आप अगर मान लीजिए कि आप राशन लाने जाते हैं, क्या सभी को राशन मिलता है? नहीं मिलता है सभी को राशन। वही चीज हम समाज समझाएंगे कि इसमें पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार में कि विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता में हम समझाएंगे कि सभी लोगों को क्यों बराबर अधिकार नहीं दिया गया। सामाजिक में लिखिएगा कि सभी वर्गों के लोग को
धर्म, जात पात, को न मानकर एक मानव के रूप में रहना, मानवीयता को अपनाना। सामाजिक न्याय यही कहता है। अब मान लीजिए कि एक किसी गरीब तबके का लड़का है, वो किसी को चलते चलते 2 घर में मार दिया, मान लेते हैं। अगर उसके ऊपर पंचायत बैठाई जाती है और वो मान लेते हैं कि वो अमीर तबके का लड़का था और जिसको मारा गया वो निम्न कैटेगरी का था, नीचे का था। अब जब पंचायत वहां पे हुई तो उसको बुला करके जो नीचे कैटेगरी था, जिनको ऑलरेडी मारा गया था, उनको 2-4 घर में और घिस दिया। तो क्या इस तरह की व्यवस्था हमको चाहिए? अगर हमको इसी तरह का व्यवस्था चाहिए था, हमको संविधान को लाना ही नहीं था। वही संविधान सभा प्रस्तावना में बोला गया है कि सामाजिक न्याय, सभी को सामाजिक रूप से न्याय दिया जाए। दूसरा चीज नोट करना कि आर्थिक न्याय क्या होता है। यहाँ पे एक टॉपिक समझते हैं, आर्थिक न्याय क्या होता है। हम जैसे बोले कि आप जो क्षेत्र में रहते हैं वहां सिर्फ हिंदू, ब्राह्मण, मुस्लिम सारे लोग कैटेगराइज करके रहते हैं। अगर वहां पे कैटेगराइज करके रहते हैं तो वहां पे आर्थिक रूप से भी तो कमजोर और बड़े व्यक्ति रहते होंगे। यस या नो? यस सर। क्यों? क्योंकि कुछ लोग तो अमीर होंगे, जैसे ब्राह्मण बोले, हिंदू बोले, मुस्लिम बोले, वो लोग तो रहते होंगे। तो वही हम समझाना चाह रहे हैं कि आर्थिक रूप से ये समाज के लोग ये नहीं बोले कि मेरे पास कुछ ज्यादा पैसा है, उसके पास कुछ कम पैसा है, अरे यार तो हम उसको नीचे दबा के रखते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आर्थिक रूप न्याय, आर्थिक न्याय के अंतर्गत ये भी आता है कि अगर प्रधानमंत्री सभी को आवास योजना दे रही है तो क्या सभी को आवास योजना मिल रहा है? हाँ या ना? आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तो उसी के लिए है ना, जो नीचे तबके के लोग हैं, जिनके पास जॉब है, उनको घर नहीं मिलता। प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं दिया। क्यों? क्योंकि जो गरीब लोग हैं, जिनको राजनीतिक मामला पिछले वर्ष से बहुत सारे पिछले दशकों से उनको दबा के नीचे रखा गया, उन्हीं को तो उठाना है। लोकतंत्र तो इसी को कहते हैं। आर्थिक न्याय के अंतर्गत इसे आप जो राशन लाने जाते हैं, राशन सभी को मिलता है? हाँ या ना? नहीं। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि जो बोले ना नीचे आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति हैं और जो एक ऊपर है और एक नीचे है, इन्हीं को उठा करके तो इनको बराबर करना है। आर्थिक न्याय वही हुआ कि कम, किसी के पास अगर कम पैसा है, ये ना लिखो तो अच्छा रहेगा, लेकिन लिख लो, पैसे के आधार पर किसी पे भेदभाव नहीं कर सकता। पैसे के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। आर्थिक, ये न्याय के अंतर्गत आते। आर्थिक में एक चीज और समझिएगा कि कोई अमीर घर का लड़का हुआ और वो उठा उसके गरीब के लोग थे उस पर उठे और गोली मार दी, मर गया। अब उनके पास अपार पैसा है, वो कोर्ट में गए, उसके पास एक वकील है, जो अच्छे वकील है, उनको दे दिया गया, ठीक है ये अच्छे वकील है, इनकी तरफ से लड़ेंगे। लेकिन जिनको मारा गया, फर्स्ट नंबर अपन तो उनको मारा क्यों गया? क्योंकि उससे वो कमजोर थे, तब तो मार दिया गया। कम उसके पास पैसा नहीं था। तो क्या उनको न्याय मिल पाएगी? हाँ या ना? न्याय जरूर मिलेगी, लेकिन उसके लिए भी फिर
हमारे आर्टिकल 14 के अंतर्गत कहा गया है कि विधि के समक्ष समानता मीन्स सभी को कानूनी रूप से सही समानता दिया जाएगा। एक फ्री वकील दिया जाएगा उनको, जो उनके लिए लड़े और उनको न्याय दिला सके। अगर आपके पास वो भी वकील नहीं उपलब्ध हो पाता है तो आप खुद लड़िए, ये भी हमारे अधिकार के अंतर्गत है। आपके पास वकील नहीं तो आप खुद लड़ सकते हैं, ठीक है। तो यही न्याय, आर्थिक रूप से न्याय क्या होगा कि अगर आप फ्री वकील, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय से क्या समझिएगा कि आप मान लीजिए कि हम किसी नेता को मानते हैं, जैसे हम बीजेपी को मानते हैं, मान लीजिए, ऐसे हम आज तक वोट नहीं गिरा है, लेकिन आपको अगर मानना है हम बीजेपी को मानते हैं, वो कांग्रेस को मानते हैं, राजनीतिक न्याय के अंतर्गत अगर हमको इसको मानने का अधिकार है तो हम क्यों नहीं माने। मेरे लिए वो अच्छा काम करते हैं, वो अच्छा काम करते हैं, राजनीतिक न्याय के अंतर्गत ये। हमारे पास और न्याय की सुविधा है, लेकिन हमारे संविधान समाज में 3 ही प्रकार की न्याय की चर्चा की गई थी, जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, जो हमने आपको समझा दिया। अब है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार हम डिटेल में तब पढ़ेंगे जब हम फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे, भाग 3 के अंतर्गत। जब उसमें पढ़ेंगे तो हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे कि किस प्रकार से न्याय है, अभी भी हम डिटेल नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो जो बोले ना, संविधान को संक्षेप में रूप में लिखना ही प्रस्तावना कहलाया। उसी तरह फंडामेंटल राइट को जो हम समझाएंगे उसमें थोड़ा और डिटेल में समझाएंगे, इसमें थोड़ा संक्षेप में समझाएंगे। संक्षेप में ये नहीं कि इतना भी संक्षेप, सर सामाजिक क्या होता है, समाज में रहने वाले लोग को सामाजिक कहते हैं, ऐसे थोड़ी होता। न्याय 3 प्रकार का था, 4 ये टॉपिक हुआ, 3 ये, 7 खत्म कर दे बच्चा, मेरे पास 5 और 12। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जिसको इसको राजनीतिक कुंडली किसने कहा, आत्मा किसने कहा, इस पर संशोधन किया जा सकता है, हाँ या ना, किया जा सकता है तो क्यों, नहीं किया जा सकता है तो क्यों। हम पहले ही बोल दे कि हम पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे, नहीं पढ़ना है तो हमको मत पढ़। अब स्वतंत्रता हमारे पास 5 प्रकार की है। पहले की विचार, ये सब छोटा छोटा टॉपिक है। विचार, मन के अंदर आने वाले सकारात्मक या नकारात्मक जो विचार आए, जो भी दिमाग में आए, विचार कहलाता है। बट यही विचार है। अगर विचार का इतना ही अगर फॉर्मूला था, इतना ही परिभाषा था, तो इसको हम संविधान में क्यों दिए गए। हम संविधान को जब प्रस्तावना जब समझा रहे थे तो उससे पहले हम बताया कि विचार के साथ ही एक अभिव्यक्ति दी गई थी। अभिव्यक्ति लिखो, उसके बाद थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि हम कहना क्या चाहते हैं। अभिव्यक्ति क्या होता है कि आपके मन में विचार आया कि हम मुकेश अंबानी आज बन जाए,
या 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए, आप मान लेने से हो जाएगा? कभी नहीं होगा। इसलिए विचार के जस्ट बाद अभिव्यक्ति दी गई थी कि हम विचार को अप्लाई कहाँ करेंगे। अभिव्यक्ति के अंतर्गत वही चीज आता है कि हम अप्लाई कहाँ करेंगे। अभिव्यक्ति, विचार को आप रख सकते हैं, विचार को आप किसी के सामने रख सकते हैं, चाहे वो डिजिटल हो, लिखित हो या मौखिक हो। डिजिटल बोले फिर लिखित बोले। लिखित मीन्स क्या होता है कि सर विचार सिर्फ मेरे जिसके हाथ 2 पैर 2 हाथ है उसी के मन में विचार आएगी, ऐसा तो नहीं है। कोई अंधा गूंगा बहरा हो उसके मन में भी विचार आएगा, तो वो भी तो कहीं अपनी अभिव्यक्ति को रख सकते हैं। इसी को अंतर्गत अभिव्यक्ति आया। ठीक है, विचार और अभिव्यक्ति इस सब की स्वतंत्रता दी गई है हमारे अंदर। विश्वास, विश्वास क्या है? मान लेते हैं कि हमको अक्षय कुमार पसंद है और आपको अजय देवगन पसंद है, तो आप किसी पर भी विश्वास कर सकते हैं। आपको अगर ये मानना है कि हम उस पर विश्वास कर सकते हैं तो उसको क्यों आप विश्वास कर सकते हैं? क्यों? आपका मन है, आपको यह अधिकार दिया गया है कि आपको विश्वास की स्वतंत्रता है, आप किसी भी विश्वास पर स्वतंत्रता कर सकते हैं। किसी भी राजनेता, यह सब आपके अंदर की न्याय है जो आप कर सकते हैं। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, बचा धर्म और उपासना। धर्म और उपासना की स्वतंत्रता क्या है वो भी हम समझते हैं डिटेल में। धर्म, आपको अगर हिंदू धर्म में अगर आप आए हैं तो आपको ये अधिकार थोड़ी है कि आप हिंदू धर्म में ही रहेंगे। हाँ, तब तक रहेंगे जब तक आप नाबालिग हैं। अगर आप बालिग हो जाएंगे तो आप को के पास ये अधिकार है कि आप धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म को। हमको एक चीज बताइए कि अगर सभी को अपना धर्म प्यारा होता तो इतने जो लोग हिंदू से जैन, मुस्लिम से बौद्ध, बौद्ध से जैन क्यों होते हैं? क्योंकि उनका थॉट है कि हम इसमें एडजस्ट नहीं कर सकते। आर्टिकल 21 के अंतर्गत ये भी कहा गया है कि आपको सांस लेने का अधिकार है। आप लीजिए तो माने, नहीं माने तो नहीं लीजिए, नहीं लीजिए तो मर जाइएगा। आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही आपको सोने का अधिकार है। आर्टिकल 21 के अंतर्गत अपने आपके मनपसंद लड़की से शादी करने का अधिकार है। लेकिन आप ऐसे थोड़ी हम बालिग हैं उठ करके नाबालिग हैं हम मम्मी हम शादी करेंगे, ऐसे थोड़ी होता है। धर्म, आपको मानने का मन है तो मानिए, सरकार डायरेक्ट बोल रहे हैं, संविधान मेरा खुद कह रहा है, हम सरकार को नहीं मानते, हम संविधान को मानते हैं। और संविधान को इसलिए नहीं मानते कि सभी लोग संविधान को मान रहे हैं तो हम भी मान रहे हैं। आप एक चीज हमको
आंसर बताइए, क्या 15 अगस्त में से ही मान लो कभी 26 जनवरी आने वाला, संविधान मेरा लागू हुआ था 1950 को, झंडा उत्तोलन होगा, हर एक बच्चे के हाथ में झंडा होगा, तिरंगा होगा अपना। क्या 27 तारीख को वो हर व्यक्ति के पास रहता है? नहीं। कुछ तिरंगा देखते हैं रोड पे है, कुछ नालों में है, कुछ कीचड़ में है, कुछ खेत खलिहान कहीं भी फेंका हुआ मिलता है। लेकिन मेरा फंडामेंटल राइट के अंतर्गत भी तो यह है कि हम अपने संविधान का पालन करें और हम अपने तिरंगे का सम्मान करें। लेकिन ऐसा नहीं होता। लिखित और मौखिक में बहुत अंतर है। आज न्यायालय सिर्फ लिखित मांगता है कि हमको लिखित दीजिए, हम मौखिक नहीं मानते। आप लिखित दीजिए कि मर गया तो हम मान लें कि मर गया। धर्म के अंतर्गत यही है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। मान सकते हैं। अगर आपको नहीं मानना है तो आप नहीं भी मान सकते हैं। नहीं भी मान सकते हैं। और एक लास्ट में बचती है उपासना। उपासना को थोड़ा डिटेल में समझना कि उपासना होता क्या है। हमारे हिंदू धर्म या मीन्स बिहार, यूपी और झारखंड में अधिकतर, बिहार में अधिकतर खास के देखा जाता है कि वहाँ छठ पर्व मनाया जाता है। और मुस्लिम धर्मों में नमाज पढ़ने की एक मान्यता है। तो उपासना के अंतर्गत यही आता है कि आप अपने धर्म के अंतर्गत कोई भी पूजा पाठ हो, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन फिर सोचने वाली बात आती है कि सर, अगर हमको ये अधिकार है तो हम नमाज पढ़ने रोड पे चले जाए, या 5 फ्रेंड है, अरे हमारे पास अधिकार है सर, संविधान में बोला गया है कि उपासना की स्वतंत्रता है, अगर आपको पूजा करना है नमाज पढ़ करके तो आप नमाज पढ़ने हाईवे पे चल जाइएगा। लेकिन अगर हाईवे पे आप तभी तो जाइएगा जब वो हाईवे खाली हो। अगर हाईवे चलता फिरता हो, उस पर गाड़ियां चल रही है, आप जाइएगा, आपका एक्सीडेंट होगा। मान लेते अगर आपका एक्सीडेंट नहीं होता, अगर आप वहां रहते हैं, दूसरा किसी का इमरजेंसी अगर वहां पे आ रहा है तो उसका भी तो अधिकार है कहीं जाने का। तो आपके अधिकार के लिए दूसरे का अधिकार निलंबन ना हो, यही आर्टिकल 13 में कहता है कि अल्पीकरण का सिद्धांत। हम आर्टिकल जब पढ़ाएंगे तो उसमें हर एक चीज पढ़ाएंगे कि क्या होती है। आर्टिकल 13 के अंतर्गत अल्पीकरण का सिद्धांत है कि आप अपने धर्म को मानने के लिए या आप किसी भी चीज को अपने मानने के लिए किसी और धर्म के विरुद्ध या किसी भी और कार्य के विरुद्ध तो गलत नहीं करेंगे ना। आप मानिए, आप बेशक मानिए। आपके मान लेते हैं विराट कोहली अगर फैन है तो आप किसी भी तरह से ये थोड़ी कहिएगा कि विराट कोहली फैन है तो हम रोड पर जाकर के उसका पोस्टर लेकर के सारा डांस करें। उपासना, किसी भी पूजा पाठ, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, अपने रीति रिवाज के अनुसार कर सकते हैं। पॉइंट भी नोटेड। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हम आपको पढ़ाएंगे। हम आपको संविधान के अंतर्गत इतना चीज बताए हैं सिर्फ प्रस्तावना के अंतर्गत, जो संक्षेप में दिया गया है
और हमने हर एक भाषा को तोड़ करके बताया। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप लिखिएगा, अब भी तब तक फिलहाल इतना नोट करिएगा, अब भी हम आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखाते हैं। पहला है, प्रस्तावना को संविधान का आत्मा किसने कहा? ठाकुरदास भार्गव। प्रस्तावना को परिचय पत्र किसने कहा? एमएन पालकीवाला। इसमें कुछ एक दो चीज है जो एक दो फैक्ट है जो एग्जाम में आते ही आते हैं, छोटे बड़े एग्जाम जो भी है। अब हमने शुरू में ही एक आपसे क्वेश्चन किया था कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, हाँ या ना? बस दो ही चीज का जवाब देना। अगर किया जा सकता है तो क्यों, अगर नहीं किया जा सकता है तो क्यों? केशवानंद भारती केस था एक, केरल राज्य का केशवानंद, केरल राज्य 1973। ये लेकर के गए थे कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है, हाँ या ना? ये जब ये केस गया तो हाई कोर्ट में, तो वो बोले कि इसे इनको ना टाल दिया गया था और बोला गया था कि आप संशोधन कर सकते हैं, लेकिन जो इनका मूल ढांचा है उसमें आप संशोधित नहीं कर सकते हैं। और इसमें एक ही बार, जो प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन किया गया था 1976 में, 42वां अमेंडमेंट 1976, द लास्ट ऑफ संशोधन। तो हमने आपको पूरी तरह से समझाया कि प्रस्तावना क्या होता है। हमने सिर्फ आपको ये नहीं बता दिया कि सिर्फ लिखा हुआ है वही बता दिए वही प्रस्तावना, हमने आपको डिटेल में पढ़ाया प्रस्तावना क्या है। तो चलिए, नमस्कार, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। करते रहिए और करके दिखाइए।